छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की हांडी पर सियासत हमेशा से ही पकती रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राज्यपाल अनसुईया उइके को पत्र लिखने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पत्र में प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ने का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रदेश में जवान और ग्रामीण लगातार नक्सलियों का निशाना बन रहे हैं। अब तक प्रदेश में 76 जानें जा चुकी हैं। रमन सिंह ने इस मसले पर राज्य सरकार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। चिट्ठी में रमन सिंह ने लिखा कि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गृह मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इसलिए राज्यपाल इस मामले में जरूरी कदम उठाएं। जिस तरह की घटनाएं बस्तर में हो रही हैं, लगभग 6 महीनों के अंदर में 80 मौतें, बीजापुर जिले में 1 महीने के अंदर में 17 मौतें, और जिसमें शासकीय अधिकारी भी रेंजर से लेकर सहायक आरक्षक जवान और आम जो आदिवासी माने जा रहे हैं, इस बात को कहीं न कहीं इंगित करते हैं, कहीं न कहीं दाल में काला है। और इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह को लगातार 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री जी को कहने के बाद, बोलने के बाद, जब ये सरकार नहीं समझ रही है या नहीं समझना चाहती है जानबूझकर, तो महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखकर आगाह करना पड़ रहा है कि इसमें वो इस बात को लेकर वो संज्ञान ले। रमन सिंह की चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार के सुशासन के चलते नक्सली हमलों में 48% तक की कमी आई है। कांग्रेस उल्टे रमन सिंह की 15 साल की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बहस की चुनौती दे रही है। आदरणीय रमन सिंह के राज में ही तो पूरा नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी है और सबसे ज्यादा नुकसान हमारी कांग्रेस पार्टी को हुआ। हमारी तो पूरी पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे वो सब मारे गए इसमें, और इस हत्या के दोषी रमन सिंह जी हैं। और रमन सिंह जी को आना है तो सामने आए, हम उनको जवाब देंगे 15 साल में उन्होंने क्या किया था और हमने 1.25 साल में क्या किया, वो हमको बताएंगे, उनको बताएंगे। अगर जरूरत है तो आके हमारी बात स्वीकार करे और खुले मंच में आके सामना करे, बात करेंगे उनसे। छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद किसी नासूर से कम नहीं है। लगातार नक्सली घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस जवानों के साथ ही गांव वाले भी उनका कहर झेलते हैं। हालांकि फोर्स अटैकिंग मोड पर है और नक्सली बौखलाहट में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब भी कोई घटना होती है, सियासत का रंग भी लाल हो जाता है और शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन दौर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नक्सलवाद पर सियासत लाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में जब जब नक्सलवाद की बात आती है तो जमीन तो लाल होती ही है, सियासत का रंग भी लाल होने लगता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ता है। भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर, विपक्षी दल सत्ता पर और सत्ताधारी दल उसके पिछले रिकॉर्ड को गिनाने लगता है। छत्तीसगढ़ में हालांकि फोर्स की बात करें तो लगातार फोर्स अटैकिंग मोड पर है, लेकिन इस दौरान जवान शहीद भी हुए हैं। हाल के दिनों की बात करें तो ग्रामीणों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। नक्सलियों की टारगेट ये ग्रामीण भी बने हैं, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में 20 साल बनने हो चुके हैं और उसके बाद भी घटनाओं में कमी नहीं आई है। फोर्स अटैकिंग मोड पर है, लगातार समीक्षाएं होते रहती है। के विजय कुमार जो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार है वो भी हाल में आए थे और कई सारी स्ट्रेटजी बनी है, रणनीति बनी है। बावजूद इसके क्या वजह है कि नक्सली समस्या जड़ से नहीं उखड़ पा रही? क्या लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाता या किसी प्रकार की और दिक्कत है? यही समझने की कोशिश करेंगे। सीधे मेहमानों से आपको मिलवा देता हूँ। खास मेहमान हमारे साथ है विमल चोपड़ा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भाजपा नेता हैं। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। वणिका शर्मा जी हैं, नक्सल मामलों के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, गहरी समझ रखती हैं। पहला सवाल विमल चोपड़ा जी आपसे, क्योंकि पहल इस बार आप लोगों की तरफ से हुई, एक खत लिखना पड़ा राज्यपाल को, महामहिम को, कि आप इस मामले में कुछ करें। इसके पीछे मंशा क्या है, क्या संदेश है? पिछले 2 साल में नक्सल समस्या के प्रति उसको जैसा कड़ा रूप अपनाना चाहिए था वैसा ये सरकार नहीं अपना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंतिम समय में नक्सलवाद अपने आप समाप्ति की ओर था। सरकार ने प्रयास किया और नक्सलवाद समाप्ति की ओर था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई, इनकी नीति नक्सलवाद के बारे में कहीं स्पष्ट नहीं लगे और धीरे धीरे अभी 2 सालों में हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद जो लगभग समाप्ति की ओर था भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो अब पुनः सिर उठाने लगा है। भीमा मंडावी जी की हत्या के बाद से
लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च में 17 जवानों की शहीदी हुई और अब धीरे धीरे लगातार रोज हम सुन रहे हैं कि नक्सली नागरिकों को मार रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ये रोज की घटना जो है उसके बावजूद सरकार किसी प्रकार से कोई कठोर कदम उठाने की ओर नहीं है। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। कभी ये बोलते हैं हम गोली से बात करेंगे, खत कभी लिखना बोलते पड़ा हैं हम इसलिए यहाँ गोली पे से बात आप लोगों करेंगे। को। मैं आपके सवाल का विमल जी एक जवाब छोटा सा ले ले अभय जी से, फिर हम इस पर डिस्कशन चालू करेंगे। अभय जी, समस्याओं में समाप्ति नहीं हो रही है। कहना है विमल चोपड़ा जी का कि उनके शासन के अंतकाल तक लगभग समाप्त कर लिए थे उन्होंने नक्सल समस्या को, आप लोग संभाल नहीं पा रहे, इसलिए लेटर लिखना पड़ा। देखिए विमल चोपड़ा जी 5 साल तक आखिरी के रमन सिंह के कार्यकाल में उनके विरोधी रहे हैं। टिकट नहीं मिली, निर्दलीय विधायक बने और भाजपा से लड़े हैं। अब ये भाजपा में आ गए हैं तो अब बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। विमल चोपड़ा की पहचान इस प्रदेश में सच बोलने वालों के रूप में थी, लेकिन अब ये भाजपा में है तो भाजपा की जुबान बोल रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में बस्तर का विकास तेजी से हो रहा है। आदिवासियों में विश्वास पैदा हो रहा है कि सरकार उनके साथ है। आज रमन सिंह का पत्र लिखना यह बताता है कि नैतिकता नाम की चीज खत्म हो गई है। 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे। जब आपने कुर्सी संभाली थी 2003 में, तब माओवाद 3 ब्लॉक में था और जब आपने कुर्सी छोड़ी तो 14 जिलों में फैल चुका था। आप किस नैतिकता के नाते पत्र लिख रहे हैं? आपको तो माफी मांगना चाहिए आदिवासियों से, माफी मांगना चाहिए बस्तर के लोगों से। लेकिन वही है कि बेशर्मी की सारी सीमा पार कर अब ये लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए चले आ रहे हैं। रमन सिंह जी पत्र मत लिखिए, आप बस्तर चलिए। ठीक है, आप तो बस्तर बंकर में जाते थे, चारों तरफ तो सुरक्षा गार्ड रहते थे। 32 के नेता हमारे कांग्रेस के आपके राज में मारे गए। उस दिन आपका पत्र कहाँ था? उस दिन आपकी नैतिकता कहाँ थी? उस दिन आपका सवाल कहाँ था? जब 32 के 32 हमारा शिखर नेतृत्व नक्सल के भेंट चढ़ गया, केवल और केवल आपके लापरवाही। ठीक है भाई जी, आपका कहना है कि क्योंकि 15 साल में काफी सारे नक्सल वारदात हुए, इसलिए उनको कोई नैतिक हक नहीं बनता है कि वो खत लिखकर आज की समस्या पर जिक्र करे या मामला उठाए। ठीक है, मैं वर्णिका जी से भी कमेंट इस पर ले लेता हूँ। वर्णिका जी, हम बार बार बात करते हैं कि बहुत एग्रेसिव वोट पे हमारे सुरक्षा बल है और जैसा कि विमल चोपड़ा जी बोल रहे थे, लगभग पैर उखाड़ने की ओर हम बढ़ चुके थे, समस्याएं कम भी हुई थी। क्या वजह है कि फिर हम देखते हैं कि नक्सली पलटवार कर रहे हैं और सीधे इस बार ग्रामीण उनके निशाने पर आ रहे हैं? क्या ये भी स्ट्रेटजी है? हम आमतौर पे जब ऊपरी तौर पे बात करते हैं तो इसे बौखलाहट भी कह देते हैं। क्या ये बौखलाहट है या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ना ही आरोप का समय है ना ही प्रशंसा का समय है। अब ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति बनाकर समाधान का समय है, क्योंकि चाहे वो इंसर्जेंसी हो या फिर काउंटर इंसर्जेंसी हो, दोनों का मुख्य लक्ष्य आम जनता होती है और आम जनता जहां की निर्भीक होगी और भयमुक्त माहौल में होगी, वो ही सबसे बड़ा एंटीडोट होगा इस इंसर्जेंसी के लिए। अब मैं आपकी बात पे आती हूँ कि आपने कहा क्या वे बौखलाहट की अवस्था में आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, वो बौखलाहट की अवस्था में आ गए हैं, परंतु हम यदि डीपली इस संपूर्ण वॉरफेयर को समझें, इस गुरिल्ला टैक्टिक्स को समझें, तो हमको ये बात समझ में आती है कि गुरिल्ला अब अपनी गुरिल्ला कार्यवाही से हट के अपने कॉम्बैट जोन में विध्वंसक अवस्था में आ गए हैं। ये उनकी विध्वंसक बिल्कुल मार धाड़ की कार्यवाही की, मार काट की अब वो अवस्था आ गई है जिसमें अब वो अपने आप को उस जोन में एकदम उग्र संघर्ष करने के लिए उतारू हो चुके हैं। वो ये मानने लग गए हैं कि हमारी एक पैरेलल सत्ता अब उस निश्चित क्षेत्र में बन गई है। तो ऐसी अवस्था में, जबकि पहले
पहले वो छिटपुट हिंसक घटनाओं को अंजाम देके, मनोवैज्ञानिक कार्यवाहियों को अंजाम देके अपने संगठन में विस्तार किया करते थे। लेकिन समानांतर यहाँ पे मैं इस बात को होल्ड करके एक और बात कहती हूँ कि वहां पे सड़क से लगे कुछ क्षेत्रों में जहां पे सुरक्षा बलों ने लंबे समय से बहुत ही शिद्दत से काम किया था और वहां पे एक प्रकार का पेनिट्रेशन भी हुआ है और लोगों में एक प्रकार की जागरूकता भी देखने को मिली है, तो उस क्षेत्र के युवा अब ये समझ चुके हैं कि इस माओवादी प्रक्रिया में या इसमें शामिल होने का उन 15 से 35 वर्ष के युवाओं को ये समझ आने लगा है कि कोई औचित्य नहीं रहा है अब इसमें सम्मिलित होने का। तो ऐसे में जब माओवादी ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो विध्वंसक कार्यवाही की अवस्था में है और दूसरे तरफ युवा हमारे संगठन से इतर या संगठन में भर्ती होने से कतरा रहे हैं, तो वो अब जिस रणनीति का उपयोग करने जा रहे हैं उस रणनीति का नाम है किल वन एंड हिट फोर। किल वन एंड हिट फोर मतलब आप मारेंगे एक व्यक्ति को, शरीर एक व्यक्ति का नष्ट होगा परंतु ब्रेन 4 व्यक्तियों के डेड होंगे और ये लंबी श्रृंखला चलेगी और यही इनके उग्र संघर्ष की अवस्था है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक मंच पे आके साझा रणनीति करके एक प्रॉपर एंटीडोट प्रिपेयर करने की अब महती आवश्यकता है। सुनियोजित रणनीति की अब तात्कालिक और महती आवश्यकता है। ठीक है, बड़ी अहम बात आपने यहाँ पर बताई कि ये किस प्रकार की रणनीति है, क्या मानसिक अवस्था नक्सलियों की है, इसे समझने की बहुत जरूरत है बजाय कि फालतू की बहसों में उलझे। विमल जी, आप लोगों ने जो लेटर लिखा उसका रिएक्शन भी हुआ, कांग्रेस ने बहुत सारे आंकड़े भी जारी कर दिए, आंकड़ों के हिसाब से एक एवरेज भी जारी कर दिया कि आप लोगों के समय ज्यादा मौतें हुई, हमारे समय में कम हुई, एक तुलनात्मक उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है। जी जी, मैं वर्णिका जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं, लेकिन कांग्रेस को जिस प्रकार से कार्रवाई करना चाहिए, जिस प्रकार की नीति बननी चाहिए, उसकी नीयत होनी चाहिए, वो इसी प्रदेश में नहीं, पूरे देश जहां जहां कांग्रेस का शासन रहा है, नक्सलियों के प्रति उनका रुख जो है नरम रहा है। यहाँ नक्सलवाद चालू हुआ जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद जोगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कोई नक्सलियों से लड़ने में नहीं। तो विमल जी, ऐसा नहीं होता 15 साल का जो अनुभव था मिलके नए मुख्यमंत्री के साथ साझा कर लिया जाता? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करें और केंद्र शासन पूरा सहयोग कर रहा है कि जितना बल प्रदेश शासन मांगता है वो दे रहा है। आज बस्तर के विकास में यदि हम देखें तो 15 सालों में चाहे आप दंतेवाड़ा चले जाइए, सुकमा चले जाइए, बीजापुर चले जाइए, जगदलपुर चले जाइए, सरकार ने भाजपा की दोहरी नीति, 2 तरफ की लड़ाई थी, एक तो विकास के साथ और दूसरा जो है नक्सलवाद को समाप्त किया जाए कि बस्तर क्षेत्र का विकास करके वहां के युवाओं को जो है जोड़ा जाए। कलवा जुड़ूम का आंदोलन चला, ठीक है, वो असफल रहा, लेकिन विमल जी काम नहीं हुआ, इससे इनकार किसी को नहीं है। निश्चित रूप से पहले से ज्यादा प्रोग्रेसिव स्थिति है, लेकिन समस्या बनी हुई है और इस समस्या को खत्म कैसे किया जाए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ अनुभव है तो उस अनुभव को जितना देर में राजभवन चिट्ठी पहुंची उससे जल्दी पहुंच जाते सीएम हाउस और बात कर लेते कि भाई ये अनुभव, ये रणनीतियां बन सकती है मिलकर। मेरा कहने का मतलब है कि समस्या का हल हो सकता था। हाँ जी, आपका कहना सही है कि यदि 15 साल तक डॉक्टर मुख्यमंत्री रहते हुए समस्या से लड़ते रहे हैं, उनका अनुभव है, तो माननीय भूपेश बघेल जी का कर्तव्य बनता है कि वो उनको आमंत्रित करें, उनसे बात करें, जनता उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज शासन की बागडोर उनके हाथ में है। उनको इस समस्या ये बड़ी अहम बात आपने कही यहाँ पर। मैं अभय जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। विमल जी, अभय जी, समस्या का हल करना है तो आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की समस्या को, अगर इस सबसे बड़ी समस्या को हल करना है तो आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। अभय जी। जी, मैं वर्णिका जी की भी बात सुना, बहुत अच्छे मुद्दे और बहुत अच्छे ढंग से नक्सलाइटों की जो आक्रमण की भूमिका है उसको भी उन्होंने समझाया। विमल चोपड़ा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक सर्वदलीय बैठक सरकार को बुलानी चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले विपक्ष या माननीय रमन सिंह जी 15 साल का अनुभव लेके बैठे हैं,
और पत्र लिख के केवल विवाद पैदा करना चाहते हैं, उसका सुझाव नहीं चाहते। तो रमन सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, हमें भी सरकार को अलग कर दें, और सर्वदलीय बैठक में सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी यहाँ पे मोर्चा काम कर रहे हो, और विशेषकर नक्सलियों के बीच में जो जन संगठन काम कर रहे हैं उनको बुलाएं। मतलब अभय जी, यहाँ भी मामला इन्विटेशन पर है कि आप मुझे निमंत्रण दो। विमल जी बोल रहे हैं आप मुझे निमंत्रण दो, आप बोल रहे हैं वो उनको निमंत्रण दे। नहीं, एक सर्वदलीय निमंत्रण पे अटक गई जाकर। जिस तरह सर्वदलीय मैंने पहले स्वीकार किया कि बुलाना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दूसरी बात अनुराग जी, सबसे प्रमुख ये है, अभिषेक जी, प्रमुख बात ये है कि सलवा जुलूम नाम का आंदोलन हमारे महेंद्र कर्मा जी ने खड़ा किया। महेंद्र कर्मा जी कांग्रेस के नेता थे, जाबाज नेता थे, उनको हम बस्तर टाइगर कहते थे। उस सलवा जुलूम का सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने लिया, लेकिन राजनीतिक उपयोग किया। और जो सलवा जुलूम के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सलवा जुलूम को मदद करने का राजनीतिक उपयोग का डर है, कोई नहीं बचा। विमल जी, राजनीतिक उपयोग का डर यहाँ पर अभय जी को है कि इस बात पे हम विश्वास करें, अगर बुलाया जाएगा तो आप लोग उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल कर लेंगे। सलवा जुलूम जैसा आंदोलन, मेरा कहना यही है, सलवा जुलूम जैसे आंदोलन में ये आरएसएस के लोगों को भेजने लगे, आरएसएस के लोग जाके वहां कैंप करने लगे। भारतीय सलवा जुलूम जैसा आंदोलन जो आप विमल जी नक्सलियों के सामने खड़ा हुआ था, सलवा जुलूम का आंदोलन यदि महेंद्र कर्मा जी ने चालू किया था, हम सब उनका आदर करते हैं। वो शहीद हुए नक्सल हमले में, आज भी हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है। और उन्होंने यदि आंदोलन चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे चली, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया, कहीं उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में क्लोज डोर मीटिंग बुलाई नक्सलाइट समस्या को लेकर के, कि सर्व दल के लोग खुल करके विधानसभा के भीतर अपनी बात रखें। यह निमंत्रण था सबको कि अपनी बात रखें। हम ये भी चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के भी मन में यदि यह है कि नक्सल समस्या पूर्णतः समाप्त होनी चाहिए, जिस ढलान पे थी वो समस्या अब उससे चढ़ाव की ओर ना जाए, तो इसके लिए उनका कर्तव्य बनता है कि सब लोगों को बुलाया जाए, उससे मान सम्मान के साथ पूछा जाए। यदि माननीय रमन सिंह जी ने पत्र लिखा है तो उनकी मंशा यही है कि सब विचार विमर्श करें, कोई राजनीतिक उपयोग, नक्सल समस्या का कोई राजनीतिक उपयोग होना भी नहीं चाहिए, हम ये भी चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, सब जगह, चाहे केंद्र में सरकार हो, सबसे बड़ी नक्सलियों की कोई दुश्मन है वो भारतीय कांग्रेस को आपत्ति यही है कि राज्यपाल की जगह को खत क्यों लिख दिया, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लिखा? मुख्यमंत्री को कुछ साझा कर देते पत्र लिखकर, इसीलिए उन्होंने जवाब में आंकड़े जारी कर दिए कि आपके समय में इतने शहीद हुए, इतने ग्रामीण मरे, हमारे समय में इतने एवरेज मरे। नहीं, रमन सिंह जी कहीं भी पत्र लिखते हैं तो कांग्रेस उसके दूसरे दिन अपने किसी भी एक छोटे मोटे नेता से वक्तव्य दिलाती है। और भाई ठीक है, रमन सिंह जी ने यदि पत्र लिखा है तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, कुछ समान स्तर पर बातचीत। यदि आप उसमें राजनीति करेंगे कि भाई नहीं, ये तो रमन सिंह जी राजनीति कर रहे हैं, रमन सिंह जी राजनीति कर नहीं रहे, वो केंद्र में भी जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जितना बल राज्य सरकार मांगता है, जैसा करना चाहता है, उसको फ्री हैंड दिया जाए। देखिए, चाहे गोली नक्सलियों की चले, चाहे गोली पुलिस की चले, मरते आदिवासी हैं दोनों तरफ से। तो विधानसभा में हम लोगों ने 5 साल देखा है कि कांग्रेस अभय जी, क्या विमल जी की बातों पर विचार होगा? अभय नारायण जी। विमल जी बहुत सार्थक बातें कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। ये हम इस नक्सली समस्या को यदि खत्म करना है इस प्रदेश से, तो प्रदेश के हर राजनीतिक दल को समस्या कैसे खत्म होगी इस पे ईमानदार रहना होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सलवा जुलूम भी खत्म हुआ और सलवा जुलूम का नेता भी शहीद हो गया। रमन सिंह बचा नहीं सके, ना आंदोलन को बचा सके और ना नेता को बचा सके। और आज भी पत्र लिखना राज्यपाल को कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई केंद्र की साजिश है जो आगे चल के साजिश आएगी सामने। मैं अभी उस आरोप में नहीं जाना चाहता कि क्या होगा, लेकिन कोई ना कोई षड्यंत्र है जिसकी वजह से रमन सिंह जी ने पत्र लिखा है। रमन सिंह जी
रमन सिंह जी 1500 परिवार हम आप जो 1500 लोग मारे गए हैं वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर आपने उनका उसके बाद पत्र लिखने का लोगों से वहाँ पर समझा इस जो समस्या को। 1200 हम शुरुआत से अगर बात करें क्या उनके समस्या जहाँ पर थी आज हम वहीं पर खड़े हैं, ज्यादा स्थिति खराब हो गई है या हम बेहतर कर रहे हैं वहां पर? वर्णिका शर्मा जी। वर्णिका जी बोलिए। जी प्रश्न प्रश्न मेरा ये था कि शुरुआत से आप इस समस्या को देख रही है, आज स्थिति बेहतर है, खराब है, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो पूरा समस्या है, स्थिति बेहतर या जो भी आप कहना चाहें, मैं सामान्य शब्दों में कहना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में यदि आज विकास होता है तो वो भी लंबी कार्यवाही का नतीजा होता है, और यदि वहाँ पे विध्वंसक कार्यवाही आज हो रही है तो वो भी एक लंबे समय से वो अपनी पाइपलाइन बिछाते रहते हैं। तो अब वहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि शांति और विकास के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो होती है उस क्षेत्र में व्यवस्था प्रबंधन की स्थापना करना। और व्यवस्था प्रबंधन की स्थापना के लिए सबसे पहले जरूरी होगा 3 बात, कि वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा संचार व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, दूसरा ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाना पड़ेगा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि सुरक्षा की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे कि वहां के जो युवा लोग हैं, आज कुछ क्षेत्रों के युवा उभर के सामने आए हैं और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है, तो हमको इसी प्रकार की व्यवस्था को क्या ये सिर्फ हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लड़ना होगा? वर्णिका जी, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ना होगा? जी बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक, जब तक कि विनिंग माइंड एंड हार्ट ऑफ पीपल नहीं होगा, उस क्षेत्र के लोगों के मन जब तक नहीं जीते जाएंगे, तब तक इस लड़ाई में हमारी केवल अधूरी जीत ही रहेगी। सतही जीत दर्ज करा के हम प्रशंसा भी बटोरेंगे, और सतही जीत करा के हम यही सोचेंगे कि हमने इस माओवादी समस्या का समाधान पा लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी अहम चर्चा थी, और नक्सलवाद क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बना हुआ है, क्या इस समस्या का हल हो रहा है? क्या हम जिस तेजी से माओवादियों को मार रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ग्रामीण मर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन लड़ाई का तरीका अभी भी अधूरा है, उसमें कहीं ना कहीं विश्वास जीतने की कोशिश भी बहुत ज़रूरी है, वरना जैसा वर्णिका जी बता रही है ये जीत अधूरी रहेगी, क्योंकि अपने लोग हमारे मर रहे हैं, जो ग्रामीण वहाँ पर है, उनको अगर लगातार माओवादी मार रहे हैं, निशाना बना रहे हैं या उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ये भी एक अधूरी जीत है। इस समस्या पर भी पार पाना होगा, हथियार के साथ साथ लड़ाई मनोवैज्ञानिक भी है। आज का मुद्दा में